नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। अगर अन्याय शब्द की परिभाषा लिखनी हो तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान लिख देंगे तो भी अन्याय का अर्थ पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान ने आज वो अन्याय किया है जिसे भारत किसी भी कीमत पर नहीं सहेगा। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने आज भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि फांसी की सजा देने के लिए पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ ना तो कोई पुख्ता सबूत थे और ना ही कोई अहम गवाह। इसलिए ये फांसी नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है, एक तरह का कूटनीतिक कत्ल है। पिछले साल मार्च में पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि उसने कथित तौर पर भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की सेना ने कुलभूषण जाधव पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट होने का आरोप लगाया था और बाद में कुलभूषण जाधव का एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें कुलभूषण जाधव को यह स्वीकार करते हुए दिखाया गया था कि वो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। हालांकि भारत सहित दुनिया के कई देशों ने उस वीडियो की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। ऐसा दावा किया गया था कि 358 सेकंड के उस वीडियो में करीब 102 कट्स थे, यानी वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसे एडिट किया गया था और कुलभूषण जाधव पर दबाव डालकर यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। यह आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है जिसमें इसलिए इसका विश्लेषण करना आज जरूरी है। यहां दुख की बात यह भी है कि हमारे देश में आतंकवादी याकूब मेमन के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादी कसाब को फांसी देने में हमें करीब 4 साल लग जाते हैं। हमारे देश के कुछ लोग बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को पोस्टर बॉय बना देते हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मनों के लिए भी अपने दिल में रेड कार्पेट बिछा देते हैं। यहां तक कि अफजल गुरु जैसे व्यक्ति को भी फांसी देने में हमने बहुत वक्त लगाया और उसे पूरा इंसाफ दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं होता। पाकिस्तान बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी को भी फांसी की सजा कभी भी दे सकता है और वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों में। इसके बाद हम देश के हर माता पिता के स्कूल फीस वाले टॉर्चर का विश्लेषण करेंगे। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का सपना देखते हैं, लेकिन जब स्कूल हर वर्ष अंधाधुंध फीस बढ़ाते हैं तो माता पिता को ऐसा लगता है जैसे उनसे फिरौती वसूली जा रही हो। नया सेशन शुरू होने के साथ ही प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी शुरू हो जाती है और इन स्कूलों ने इस बार फिर से अपनी फीस बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में तो माँ बाप स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहां हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं और अब यह मांग की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस भी सरकार तय करे। जी न्यूज बच्चों के माता पिता पर दबाव डालकर उनसे मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ अभियान चला रहा है। आज हम माता पिता को एटीएम समझने वाले स्कूलों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे और आज हम आपको चेन्नई भी लेकर चलेंगे जहां एक सड़क अचानक धंस गई और उसके ऊपर चल रही एक बस और एक कार गड्ढे में फंस गई। जरा सोचिए कि आप अपनी गाड़ी से सड़क पर जा रहे हो और उस सड़क में अचानक एक गड्ढा बन जाए और आपकी कार या आप जिस बस में जा रहे हैं वो उसमें समा जाए तो क्या होगा। यह सिर्फ चेन्नई की ही परेशानी नहीं, ये भारत के हर शहर की कहानी है। सवाल यह है कि भारत में सड़कों की एक्सपायरी डेट वक्त से पहले क्यों आ जाती है और हमारे देश की सड़कें निर्दोष लोगों को सजाए मौत क्यों देती रहती हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब करके कहा है कि कुलभूषण जाधव को अगर फांसी दी जाती है तो इसे सोची समझी हत्या के तौर पर देखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में भारत ने करीब 1 दर्जन पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई भी रोक दी है। ये कैदी 12 अप्रैल को रिहा होने वाले थे। पाकिस्तानी सेना ने आज ही कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दिए जाने की पुष्टि की है। कुलभूषण जाधव को मौत की सजा पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सुनाई है। पाकिस्तान ने पिछले साल मार्च में कुलभूषण जाधव को रॉ एजेंट बताते हुए उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया था। भारत ने जवाब में कहा था कि कुलभूषण का ईरान से अपहरण किया गया। पाकिस्तान ने उन्हें देश के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। बीजेपी ने कहा है कि केंद्र सरकार कुलभूषण को फांसी नहीं होने देगी। मतलब इसको हम एक मर्डर के रूप में देखेंगे और उससे पहले भी जो भारत की सरकार ने बताया है वो बड़ा सख्त है। हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत सख्त रवैया इस विषय में अपनाया है और ये मर्डर हिंदुस्तान की सरकार किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी।
विपक्षी दलों ने भी कहा है कि सरकार को कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि उनका रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करें और हम चाहेंगे कि भारत सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल के साथ दिल्ली मेट्रो का सफर किया। दोनों प्रधानमंत्री मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से अक्षरधाम मंदिर के लिए रवाना हुए। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। सफर से पहले मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर अधिकारियों ने दोनों प्रधानमंत्रियों को मेट्रो से जुड़ी जानकारी दी। कुछ वक्त तक दोनों पीएम मेट्रो रूट चार्ट देखते रहे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मेट्रो में पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने भी पीएम के साथ सेल्फी ली। दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वामी नारायण पर जल चढ़ाया और झांकियां देखी। इससे पहले पीएम मोदी 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के साथ मेट्रो का सफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वच्छता अभियान पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि स्वच्छता मिशन को कामयाब बनाकर लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दिल्ली में चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर आयोजित स्वच्छाग्रह नाम की प्रदर्शनी में पीएम ने कहा कि सत्याग्रह का लक्ष्य देश की आजादी थी, जबकि स्वच्छाग्रह का लक्ष्य देश को क्लीन इंडिया में बदलना है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के साथ साथ कार्यांजलि भी अर्पित करनी है। अपने कार्यों को उन्हें अर्पित करना है और उसके सबसे बड़ा माध्यम है स्वच्छाग्रह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 समझौते हुए। रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार में आपसी सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई जारी रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को भारत का मजबूत दोस्त बताया। टर्नबुल ने रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। Both India and Australia recognize the central value of education and innovation in the prosperity of our societies. पीएम मोदी ने पिछले दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई टेस्ट सीरीज में डीआरएस सिस्टम को लेकर हुए विवाद पर भी चुटकी ली। I am of course glad that our decisions are not subject to the DRS review system. 4 दिनों के दौरे पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पीएम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर असम की बीजेपी सरकार के नए प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। असम सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने और रोजगार योजनाओं का भी फायदा नहीं देने का प्रस्ताव किया है। साथ ही 2 से ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने से रोकने का भी सुझाव दिया है। कांग्रेस ने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है। People having 2 children only will be eligible for government employment. देखिए, उसके बारे में अब आज सीरियसली इस इश्यू को हम उठा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण नीति में कानूनी उम्र से पहले शादी करने वालों को भी सरकारी नौकरी न देने का प्रस्ताव किया गया है। AIMIM ने पॉलिसी को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया है। मुसलमान का पैदा होना मुल्क के लिए खतरा, मुसलमान का खाना मुल्क के लिए खतरा, ये RSS की सोच है। मुसलमान का चलना इनके लिए खतरा। तो आखिर करना क्या चाहते हैं आप? केवल असम ही नहीं, मेरा तो मानना है कि देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, क्योंकि प्रति वर्ष हम एक ऑस्ट्रेलिया जैसा देश की संख्या पैदा कर रहे हैं। लोकसभा ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। अब ये बिल मंजूरी के लिए राज्यसभा भेजा जाएगा और संसद से बिल पास होने के बाद केंद्र की OBC लिस्ट में जातियों को जोड़ने या घटाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। समझता हूँ कि जो बिल OBC कमीशन का पास हुआ है, ये एक हिस्टोरिकल बिल है और पहली बार किसी गवर्नमेंट ने एक संवैधानिक अधिकार उस कमीशन को दिया है। नहीं, ये अमेंडमेंट तो अच्छा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम पूरा सपोर्ट किए हैं और हम चाहते थे कि हमारे जमाने में भी इसको आगे बढ़ाना। मोदी कैबिनेट ने पिछले महीने ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने को मंजूरी दी थी।
नए मोटर बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि नया कानून लागू होने से 2019 तक सड़क हादसों में 50% लोगों की जान बच जाएगी। आदमी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए अभी हम निर्णय किए कि रोड के बाजू में क्रैश बैरियर लगाएंगे। नए मोटर बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने में हर साल 10% की बढ़ोतरी का प्रावधान है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 16 विपक्षी पार्टियों ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात करके गुजरात और हिमाचल के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। विपक्ष ने एक सुर में कहा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद उनका ईवीएम पर से भरोसा उठ गया है। ईवीएम मशीन के बदले वापस वही जो पुराना सिस्टम था 1951-52 से वही सिस्टम दोबारा से पेपर बैलेट का सिस्टम लागू करना चाहिए। विपक्ष के मुताबिक चुनाव आयोग ने ईवीएम मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है जबकि ईवीएम को हटा करके और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, ये हम लोगों ने डिमांड रखी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने धौलपुर में ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए आज फिर चुनाव आयोग पर वार किया। चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है जो अपने बेटे दुर्योधन को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके सत्ता में पहुंचाना चाहता है। चुनाव आयोग का एक ही मकसद है, भाजपा को सत्ता में पहुंचाना। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को चुनाव आयोग कई बार खारिज कर चुका है। यूपी में योगी सरकार ने सुस्त और लेट लतीफ कर्मचारियों पर एक्शन तेज कर दिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कृषि निदेशालय पहुंचकर गेट पर ताला डलवा दिया और जितने कर्मचारी वक्त पर नहीं पहुंचे उनका 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। वक्फ मंत्री मोहसिन रजा ने तो वक्फ बोर्ड को ही भंग करने की बात कह डाली। रजा दोपहर 12 बजे बोर्ड के दफ्तर पहुंचे, लेकिन दफ्तर में सिर्फ एक चपरासी था, बाकी सारे कर्मचारी नदारद थे। ये बोर्ड भंग करना बहुत जरूरी हो गया है जनहित में, क्योंकि अगर ये बोर्ड भंग नहीं होगा तो आप खुद समझ सकती हैं कि जब 11:30 पौने 12 बजे यहाँ कोई नहीं है तो जो लोग बेचारे आजमगढ़ और मेरठ और गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर शामली से यहाँ आते हैं उनको कौन सुनेगा। जितने रेशियो में लोग अनुपस्थित हैं ये बहुत ही चिंताजनक है और आज तो उनको जो लोग अनुपस्थित हैं उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों और कर्मचारियों को 18 घंटे तक काम करने के लिए तैयार रहने को कहा है।